नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे-छोटे अनुभवों से शुरू होकर प्रकृति के सबसे शक्तिशाली नियमों तक जाती है। हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर वैद्युतिकी और उससे जुड़े अदृश्य नियमों के रहस्यों को मिलकर समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 अहम बिंदु होंगे। पहला, रोजमर्रा की चिंगारी का रहस्य। दूसरा, 2 प्रकार के आवेश। तीसरा, चालक और विद्युतरोधी। चौथा, आवेश के अदृश्य नियम। और पांचवा, कुलूम का गणितीय नियम। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है रोजमर्रा की चिंगारियों का रहस्य। सर्दियों के दिनों में या जब हवा एकदम सूखी होती है, तब सिंथेटिक कपड़े या स्वेटर उतारते वक्त आपने वो चट-चट की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, है ना? अंधेरे में तो कई बार छोटी-छोटी चिंगारियां तक दिख जाती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल ये कोई जादू नहीं, बल्कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर वैद्युत आवेश का विसर्जन है। जब 2 सतह आपस में रगड़ खाती हैं तो उन पर आवेश जमा हो जाता है, और जब ये जमा आवेश अचानक से मुक्त होता है ना, तब हमें ऐसी चिंगारी दिखती है। वैसे आसमान में चमकने वाली बिजली भी इसी प्रक्रिया का एक बहुत ही विशाल रूप है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, 2 प्रकार के आवेश। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि इंसानों की इस ऊर्जा को समझने की जिज्ञासा सदियों पुरानी है। सोचिए, लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस के थेल्स ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले ये नोटिस किया था कि एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। उसके बहुत सालों बाद 18वीं सेंचुरी में मशहूर अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि आवेश दरअसल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर 1785 में एंट्री होती है चार्ल्स कुलूम की, जिन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला दुनिया के सामने रखा। एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं। पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी शब्द हम यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो असल में ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है। और आप जानते हैं ग्रीक में इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एम्बर, वही पदार्थ जिसे थेल्स ने सदियों पहले रगड़कर इस ऊर्जा का पहली बार अनुभव किया था। है ना कमाल की बात? कई सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आवेश मूल रूप से सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। जैसे जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहीं अगर एक प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ें तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन्हीं प्रयोगों से नेचर का एक सबसे फंडामेंटल रूल सामने आया, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यानी एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, जहां हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। हमारी दुनिया में मौजूद चीजों को हम आवेश के आधार पर 2 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं कंडक्टर्स यानी चालक। ये वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बिल्कुल बिंदास बहने देते हैं, जैसे कि मेटल्स, हमारी पृथ्वी और यहां तक कि हमारा खुद का शरीर। दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स यानी विद्युतरोधी, जैसे कांच, प्लास्टिक या नायलॉन। ये करंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनमें चार्ज जहां जमा होता है बस वहीं का वहीं रुक जाता है। तो यहां एक बड़ा ही बढ़िया सवाल दिमाग में आता है। जब हम बाल बनाते हैं तो प्लास्टिक की कंघी चार्ज होकर कागज के टुकड़ों को चिपका लेती है, लेकिन अगर हम धातु का यानी मेटल का चम्मच लें तो वैसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। चम्मच एक मेटल है और हमारा शरीर भी एक अच्छा कंडक्टर है। तो जब चम्मच रगड़ खाता है ना, उस पर आने वाला चार्ज हमारे शरीर से होते हुए तुरंत जमीन में चला जाता है। चार्ज वहां ठहरता ही नहीं, इसलिए चम्मच पर कभी कोई स्टैटिक चार्ज महसूस नहीं होता। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, हमारे चौथे हिस्से की ओर, आवेश के अदृश्य नियम। वैद्युत आवेश के 3 सबसे मूल सिद्धांत हैं। पहला है एडिटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज उसमें मौजूद सारे चार्ज का बीजगणितीय जोड़ होता है, बिल्कुल आम नंबर्स की तरह। दूसरा है कंजर्वेशन। देखिए, रगड़ने या टकराने पर कोई नया चार्ज पैदा नहीं होता, बल्कि वो बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा उतना ही रहता है। और तीसरा, सबसे हैरानंगेज नियम है क्वांटाइजेशन। इसका मतलब है कि चार्ज पानी की तरह कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे निश्चित पैकेट्स में आता है। इन चार्ज पैकेट्स की जो सबसे छोटी बेसिक इकाई है, उसे हम लेटर ई से दर्शाते हैं, जिसका मान होता है लगभग 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलॉम। ब्रह्मांड का कोई भी चार्ज इसी सबसे छोटी इकाई का एक पूर्णांक गुणज यानी होल नंबर मल्टीपल ही होगा। फॉर्मूला याद है ना? Q = Na।
आप चार्ज को इस बेसिक अमाउंट से कम या आधे तिरछे हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये एकदम फिक्स है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी एनालॉजी लेते हैं। जब हम किसी डॉटेड लाइन को दूर से देखते हैं तो वो हमें एक सॉलिड, लगातार चलने वाली लाइन जैसी लगती है ना? ठीक उसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन चार्जेस का अनुभव करते हैं वो मात्रा में इतने विशाल होते हैं कि हमें वो कंटिन्यूअस लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें माइक्रो लेवल पर जाकर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही होती है। वो चार्ज असल में अलग अलग डिस्टिंक्ट ई के पैकेट से मिलकर बना होता है। अब ये क्वांटाइजेशन कितना सूक्ष्म है और चार्ज हमें विशाल क्यों लगता है, इसका एक सन्नाटे में डाल देने वाला उदाहरण सुनिए। अगर किसी एक वस्तु से 1 अरब इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में निकलकर किसी दूसरी वस्तु में जा रहे हों, तो जरा सोचिए सिर्फ 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना वक्त लगेगा। लगभग 198 साल। जी हाँ, करीब 2 सदियां। 1 कूलम आखिर कितनी बड़ी मात्रा है, ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, खंड 5, कूलम का गणितीय नियम। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, यह है चार्ल्स अगस्टिन दे कूलोम, एक महान फ्रांसीसी भौतिकवादी और इंजीनियर। उस जमाने में चार्जेस को मूल स्तर पर छूना या उनकी एग्जैक्ट मात्रा जान लेना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कूलोम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक कमाल का आविष्कार किया जिसे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। इसकी मदद से उन्होंने चार्ज गोलों के बीच लगने वाले बेहद ही कमजोर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को पहली बार बिल्कुल सटीक तरीके से मापने में कामयाबी हासिल की। बिना मूल चार्ज की एग्जैक्ट मात्रा जाने कूलम ने अपने प्रयोग में एक बेहद ही चतुर और लाजवाब टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक चार्ज्ड गोले को ठीक उसके ही जैसे एक दूसरे अनचार्ज्ड गोले से टच कराया। इससे हुआ ये कि चार्ज आपस में आधा आधा यानी Q/2 में बंट गया। फिर उन्होंने इसी तरह चार्ज को और आधा करके सिस्टमैटिकली ट्रैक किया कि चार्ज की मात्रा घटने पर उन गोलों के बीच लगने वाला फोर्स कैसे बदलता है। ये सच में एक जीनियस आइडिया था। इसी कड़ी मेहनत और कैलकुलेशंस के बाद निकलकर सामने आई वो मशहूर परिभाषा जिसे हम कूलम्ब का नियम कहते हैं। यह नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उनके बीच का फोर्स उतना ही ताकतवर होगा, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी वो फोर्स उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, F = K Q1 × Q2/R², ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये प्रकृति के अदृश्य बल को मापने का खूबसूरत तरीका है। यहाँ F फोर्स है, Q1 और Q2 चार्जेस हैं और R उनके बीच की दूरी। K एक कांस्टेंट है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह ही कूलॉम का ये नियम इस ब्रह्मांड में होने वाली हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कुंजी है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 1 कूलम की स्टैंडर्ड परिभाषा तय की गई है। 1 कूलम आखिर है क्या? ये वो चार्ज है जो वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने जैसे ही किसी दूसरे चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन्स यानी पूरे 9 अरब न्यूटन का एक बेहद विशाल रिपल्शन फोर्स लगाता है। एक बार फिर सोचिए, 9 अरब न्यूटन। ये इस बात को साबित करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो स्टैटिक चार्ज देखते हैं वो असल में माइक्रोकूलम के लेवल के ही क्यों होते हैं। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर इन चार्जेस के अदृश्य लेकिन बेहद सटीक मैथमेटिकल फोर्स ही ब्रह्मांड के हर एक परमाणु और अणु को आपस में बांध कर रखते हैं, तो क्या हमारी आम जिंदगी में कपड़ों से निकलने वाली वो छोटी सी चिंगारी दरअसल पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़े रखने वाले मूल बल की ही एक झलक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी दैनिक घटनाओं को ब्रह्मांड की विशालता के साथ जोड़ता है। इन्हीं रोचक बातों पर चिंतन करते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।